नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी और कह लीजिए कि इस वॉलेटिलिटी के बीच में एक रेंज बाउंड ट्रेड था मिड कैप स्मॉल कैप में, जहां पे फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी का सामना आप कर रहे होंगे, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में फिर भी एक बार को थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड या फिर एक दायरे में कामकाज हो रहा था। एडवांस डिक्लाइन आज सुबह से ही एडवांस के फेवर में थे, लेकिन सेकेंड हाफ से जब डिक्लाइन के फेवर में आया तो कह लीजिए 60-40 के रेशियो में रहे, 40% एडवांसेस और 60% डिक्लाइंस के बीच में रहा। आज प्रॉफिट टेकिंग थी केमिकल में, आज प्रॉफिट टेकिंग थी फर्टिलाइजर में, आज खरीदारी थी रेलवेज में, आज खरीदारी थी आईटी में। वो एक्सेंचर के अच्छे नंबर्स और गाइडेंस वगैरह के चलते यहाँ पे बढ़िया खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन उतनी नहीं थी इतनी अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन है, एक अच्छा सेशन था। और सिलेक्टिव फार्मा में खरीदारी थी, रेलवेज में बाइंग थी, सिलेक्टिव मेटल में बाइंग थी, सिलेक्टिव ऑटो में बाइंग थी। ऐसे करके कामकाज हो रहा था। ऑयल एंड गैस में कुछ कंपनियां तेजी में कामकाज कर रही थी, लेकिन बहुत स्पेसिफिक होने का समय इस समय, क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा हीटेड अप है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आए। जानकार मान रहे 23,300 के आसपास शायद इंडेक्स एक बार को आ सकता है, तो 23,300 इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। निफ्टी बैंक क्योंकि बहुत सडन स्पाइक के साथ चला 2 दिन में, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे भी आ सकती है, तो थोड़ा कॉशियसली स्टांस रखिएगा अपना। लेकिन अदरवाइज सिचुएशन बेटर है। अच्छी कंपनियों को पिक करिए, इन्वेस्टित रहिए, बढ़िया तेज़ी देखिए और आगे उसके साथ फॉलो अप करिएगा। आगे के लिए अब हम अगले हफ्ते जाएंगे, इस जून के आखिरी कारोबारी हफ्ते में। तो आपके पास पहला तो वो एक्सपायरी का वीक होगा, दूसरा फिर आपके सामने ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे मंथ एंड के अंत तक आते आते, या ऑटो मतलब अगले महीने के शुरू में। उसके बाद फिर अर्निंग्स का प्रीव्यू शुरू हो जाएगा, अर्निंग्स शुरू होने जाएंगे, तो अर्निंग्स एक पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देन बजट भी है, सेकेंड या थर्ड वीक में बजट आना चाहिए, तो वो चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड सेक्टर सब सेक्टर में कुछ कुछ मूव आएगा। तो छोटे मोटे सेक्टर जैसे पेपर, केमिकल, फर्टिलाइजर, एग्री, पंप्स, ये सब सेक्टरों पे आप अदरवाइज नज़र रखिएगा। तो टेक्सटाइल, तो बाकी एज एंड व्हेन जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी उस पर रिएक्शंस आते रहेंगे, बट गुड स्टॉक्स टू स्टे विद। आज अच्छा लास्ट आवर में जो थोड़ा बहुत स्पाइक आपको दिखाई पड़ा वो सेंसेक्स रीबैलेंसिंग का हिस्सा था, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत स्पाइक आपको वो स्वान में दिखा, रिलायंस में दिखा, अदानी पोर्ट में दिखा, ये सब वही बदलाव आपको देखने को मिल रहे थे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर रहे थे कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विक्रांत पुरोहित साहब का सवाल है, सुमित सर मैनकाइंड 2180 में लिया है, आपका व्यू चाहिए 4 से 5 महीने के लिए, एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में सर्विलांस शो कर रहा है, सो सीएमपी बाय करना चाहिए। सर्विलांस विक्रांत सर तब शो करता है जब आपको पूरे पूरे मार्जिन देने पड़ते हैं। वो कंपनी ऐसे आपको स्वान में भी सर्विलांस दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो सर्विलांस में डाला जाता है उनको बिकॉज ऑफ हाई वोलेटिलिटी। सो एक्सचेंज उनको सर्विलांस में डाल कर रखता है, ASM1 ASM2 के अंदर एडिशनल सर्विलांस जिसे बोलते हैं। सो एक्स्ट्रा मार्जिन लगता है, कभी कभी पूरा मार्जिन देना पड़ता है, कभी कभी हायर मार्जिन देना पड़ता है। सो इस तरह के मार्जिन की वजह से सर्विलांस बोला जाता है। तो कोई सर्विलांस का कंपनी की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता, इट इज़ जस्ट द वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक जिसकी वजह से उसको रखा जाता है। सो एलिकॉन इंजीनियरिंग अदरवाइज ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। रही बात मैनकाइंड की, सर 3 महीने के लिए मैनकाइंड में शायद बहुत कुछ ना भी हो, क्योंकि ऑलरेडी ये बढ़िया चला हुआ शेयर है, IPO से लेके अब तक काफ़ी चला है। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के नंबर भी अच्छे आए थे, तीसरे क्वार्टर के नंबर थोड़े सबड्यूट थे। सो चला बहुत है, तो आप समय दे सकते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी। लेकिन अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सोच के चल रहे हैं तो शायद बहुत इंपैक्ट यहाँ ना भी आए, तो इस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना के रखिएगा। हेलो सुमित जी, योर व्यू ऑन ऊनो मिंडा एंड आइनॉक्स विंड। सर ऊनो मिंडा में तो कल एक ब्रोकरेज हाउस का नोट भी आया था और तेज़ी की राय उन्होंने दी थी, 1100 रुपये के टारगेट दिए थे, सो आप बने रह सकते हो अदरवाइज। और रही बात आइनॉक्स विंड की, तो कुछ बातचीत है ऑफशोर विंड फार्म लगाने को लेकर। अगर ये ऑफशोर विंड फार्म यानी कि सी कोस्ट के आसपास कहीं आप विंड फार्म लगाने की बात कर रहे हैं, सो अगर ऐसा कुछ होता है, ऑन शोर विंड फार्म से बोलते हैं, सो ऐसा कुछ होता है, सुजलॉन, KPI ग्रीन, आइनॉक्स, इन सब के लिए अच्छा ट्रिगर बन सकता है। लेकिन अभी ये पेपर पर है, कितना प्लान होगा, क्या एग्जीक्यूशन होगा, कब तक होगा, कैसे नंबर आएंगे, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सब मीडियम टर्म आप रखिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में चला बहुत है, तो आप अदरवाइज होल्ड कर सकते हैं, बट वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस। लेट्स सी कैसे कामकाज करता है, और ये मोमेंटम में रखिए, क्योंकि नीचे ब्लॉक के आसपास मिला था तब वो लेवल ठीक था, वहाँ से चला है थोड़ा सा, लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं और ट्रेल करिएगा, अपने स्टॉप लॉस से ज़्यादा बेटर है आइनॉक्स विंड के केस में। ओके, सुमित सर मार्केट में बड़ी गिरावट संकेत दे रही है क्या? शेख साहब देखो, बड़ी गिरावट बता के नहीं आएगी, इतना मैं सर्टेन हूँ कि जिस भी दिन आएगी आप लोग सरप्राइज में रहोगे तभी आएगी।
क्योंकि जब सबको पता होता है गिरावट आएगी तब ऐसी गिरावट आती नहीं है आमतौर पे। सो आमतौर पे गिरावट तभी आएगी जब आपका जो एंटिसिपेशन ना हो, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट कि बाजार में गिरावट आएगी तब गिरावट आएगी। जैसे हमें लीस्ट एक्सपेक्टेशन था कि बाजार इतना चल जाएगा एंड हेयर इट इज, या लीस्ट एक्सपेक्टेशन था कि पीएसयू में इतनी बड़ी री रेटिंग हो जाएगी एंड हेयर इट इज। सो जहां बाजार लीस्ट एक्सपेक्ट करता है, आप सबने वो एक्सपेक्ट किया था ना कि नई सरकार आएगी, थंपिंग विक्ट्री होगी, और थंपिंग विक्ट्री के बाद बाजार ऑल टाइम हाई बनाएगा। बाजार आया, विक्ट्री भी हुई, थंपिंग नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बना दिया। लेकिन इस बीच का जो सफर था वो थोड़ा सा दुख भरा था। सो बाजार करेगा वही जो होना है, लेकिन सरप्राइज ऐसा करेगा कि आप लोगों ने से किसी ने नहीं सोचा होगा। सो मार्केट इज ऑलवेज सरप्राइजिंग, यही उसकी ब्यूटी है। तो इसीलिए बाजार में गिरावट आएगी, हम सब सोच रहे हैं आएगी आएगी आएगी, और नया हाई बनाया जा रहा है। लेट्स सी कब आती है, बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द रेन, बट यू कैन ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला। तो बाजार में आप बारिश की तो उम्मीद नहीं लगा सकते कब आ जाए, लेकिन अपने साथ छाता जरूर रखिए। तो कब आएगी उसके लिए आप तैयार जरूर रहिए, थोड़ा थोड़ा कैपिटल ऊपर निकालते रहिए, पैसा बुक करते रहिए। अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर है तो लॉन्ग टर्म में तो अपनी लिस्ट बनाते रहिए, नीचे जहां मिला आप एंटर करते रहिए। नमस्कार सुमित जी, मेरे पास रेलटेल के शेयर हैं, 30% का प्रॉफिट है, क्या करूं, बुक कर लूं? मार्च में लिया था। शर्मा साहब देखो, मेरी जानकारी, असीमित जानकारी तो ये कहती है कि रेलवेज में और डिफेंस में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा ले लेना चाहिए, क्योंकि ये तेज़ी का अंत कहाँ हो किसी को नहीं पता। बड़े ऑर्डर्स हैं डिफेंस में भी, रेलवेज में भी, कोई डिनायल नहीं है, लेकिन ऑर्डर के दम पर कंपनियां नहीं चलती हैं, ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के दम पे कंपनियां चलती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बीएचईएल भी है ना, 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक लेके बैठा ही है, क्यों नहीं उसके एग्जीक्यूशन हो पा रहे हैं उस तरह के, जैसे एलएनटी के होते हैं या ईबीबी के होते हैं, सीमेंस के होते हैं। इंटरेस्टिंग था, सारी कैपिटल गुड्स के नंबर बहुत अच्छे आए, एबीबी, सीमेंस, कमेंस, एलएनटी, बारिंग बीएचईएल, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। सो इस पार्ट को आप ध्यान रखिए, एग्जीक्यूशन भी हो रहा है कि नहीं। लेकिन आप 1/3 प्रॉफिट में है तो एटलीस्ट कैपिटल निकालते चलिए। फ्री के शेयर भले आप कितने भी रख लीजिए, कितने सालों के लिए रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत जेठवा साहब, बिग फैन ऑफ योर नॉलेज, थैंक यू जेठवा साहब। सर, वन क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ स्टॉक गोज इन F&O बैन? आई हैव IEX स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, टुडेज गोल्ड इज इन। नहीं, देखिए जेठवा साहब, कोई भी स्टॉक जब बैन में जाता है तो उसमें नई पोजीशन बनाने की रोक होती है F&O में, ठीक है, क्योंकि F&O में है वो। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट जब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो होती है 92% के ऊपर आ जाती है, तब उस पर F&O बैन में से डाल दिया जाता है। सो एक अच्छा वॉल्यूम और एक अच्छी नंबर से उसमें आ जाते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट खड़े हो जाते हैं, तब वो 92% के ऊपर चला जाता है, जिसके बाद वो बैन में चला जाता है। बैन से ये होता है कि शायद नियर टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज़ जो मैं हाईलाइट जरूर करना चाहूँगा IEX में, वो ये कि IEX में रिटेल पब्लिक का पार्टिसिपेशन 40% के आसपास है, विच इज़ द हाईएस्ट इन NSE 500। NSE 500 में आम पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा कोई शेयर है तो वो IEX है। ये अच्छा बुरा दोनों तरह से हो सकता है। आप क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर देखेंगे तो IEX स्टेबल है, वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। लेकिन अगर आप अदरवाइज देखेंगे तो 40% बहुत बड़ा नंबर होता है। आमतौर पर TCS में 4% है, टाटा कम्युनिकेशन में 4% है, ये एल्केम लाइक जैसों में 1.5-2% है। सो इस तरह के पब्लिक पार्टिसिपेशन ऐसे शेयरों में होता है जो आउट ऑफ साइट होते हैं। ये आउट ऑफ साइट नहीं है, इन द साइट है, इसीलिए इतना ज़्यादा इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन है। लेकिन अगर वो क्वार्टर बाय क्वार्टर गिरता जा रहा है, स्टेबल है, तो इट इज़ अ गुड साइन कि अब थोड़ा पेशेंस टूट रहा है, थोड़ा चलने के लिए तैयारी कर रहा है। इस पार्ट को आप बस देखते रहिएगा। वैसे बैन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नहीं आता है। ओके, सर नारायण हुदाले पर आपका व्यू होल्ड कर सकते हैं पाल साहब, बस थोड़ा चला हुआ है। सो कहीं नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है, बट एज ऑफ नाउ कंपनी अच्छी है, थोड़ा समय देंगे तो ज़्यादा अच्छा पैसा बना देगा। लेकिन थोड़ा होल्ड करने की ज़रूरत है, थोड़ा नीचे में तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। अदानी पावर CMP फॉर 3 to 4 years। अनुपम सर, कल मैं एक नंबर वो बना था, एक शीट बना रहा था, इसमें वो कंपनियां जिनके प्रॉफिट हर 4 साल में डबल हो जाते हैं। तो उस शीट में अदानी पावर भी आया, लेकिन वो हर साल में डबल नहीं हो रहा, वो कई साल के लॉस है, फिर सडनली उसमें प्रॉफिट बढ़ता ही चला गया। तो टर्न अराउंड स्टोरी ऐसा साइन थे। लेकिन एक चीज़ है कि उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ तो मिल रही है, लेकिन उस ग्रोथ के साथ साथ वो ग्रोथ को बहुत हद तक बाजार डिस्काउंट कर चुका है, तो बढ़िया तेजी दिखा चुका है। दो ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है, तो आप होल्ड तो कर सकते हैं 3 से 4 साल। लेकिन अदानी ग्रुप में कोई कन्विंसिंगली होल्ड करने लायक कंपनी है इन पोर्टफोलियो, तो वो अदानी पोर्ट ही है, जिसको आप पहली प्रेफरेंस में रखिए अपने पास, अपने पोर्टफोलियो में। आज भी अदानी पोर्ट
1500 के करीब या 1400 के करीब कहीं मैंने जाता देखा था। सो अच्छी तेज़ी है उसमें, लेकिन आप अदानी पोर्ट के अलावा कोई अगर कंपनीज के नंबर उतनी स्ट्रांगली इमर्ज हो रहे हैं तो अदानी पावर है। सो ये दोनों कंपनियां इज़ गुड, बट अदानी पावर थोड़ा चला हुआ है इसलिए एक बार को थोड़ी घबराहट होती है, बट अदरवाइज कंपनी इज़ गुड टू होल्ड। ओके सर, हाय सर, डी मार्ट में 25% का प्रॉफिट है, अभी क्या करें? मेरे ख्याल से उपाध्याय सर, अगर आप लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं और समय यहाँ पर दे सकते हैं तो आप बने रहिए इसमें। कंपनी ख़राब नहीं है और हाई लेवल से टूटा भी बहुत है। सो मेरे ख्याल से तो अपना हाई से काटना चाहिए वापस विद टाइम। लेकिन और क्योंकि इक्विटी किसी के पास है नहीं, 75% प्रमोटर के पास है, बाकी पब्लिक में फ्लोटेड है और उसमें बहुत छोटा हिस्सा पब्लिक के पास है, बाकी फंड लिए बैठे हैं। सो यहाँ पर मतलब आराम से आप समय देंगे तो पैसा बन जाएगा और ज़्यादा, लेकिन अभी आप होल्ड करिए एंड कीप ऑन ट्रेलिंग जहाँ तक जाए। ओके सर, हैप्पीएस्ट माइंड, टाटा टेक, इंडीजीन, लॉन्ग टर्म व्यू बेटर इज ऑर्डर में रखूंगा तो सबसे पहले तो हैप्पीएस्ट माइंड ही आएगा, क्योंकि QIB प्राइस के नीचे है, प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट है। एक ही कंसर्न है, वैल्यूएशन महंगा है, और वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे सबसे महंगा हैप्पीएस्ट माइंड है, देन इंडीजीन है, देन टाटा टेक है। हैं तीनों ही अपर एंड पे महंगे में, और पब्लिक होल्डिंग के हिसाब से देखेंगे सबसे ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड है, देन इंडीजीन है, नहीं फिर देन टाटा टेक है। इंडीजीन की मैंने होल्डिंग तो देखी नहीं, लेकिन ये दोनों में रिटेल पब्लिक बहुत ज़्यादा है। सो इन टोटल तीनों के तीनों हैं, तो कुछ ना कुछ इनके साथ रहेंगे इश्यूज। आप पेशेंस रख सकते हैं, तीनों ही अच्छे हैं, तीनों में पोटेंशियल है बड़ा और बढ़िया बनने का और समय देने का और पैसा बनने का, बट टाइम लेंगे काफ़ी। हैप्पीएस्ट माइंड तो ऑलरेडी पेशेंस ले ही रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 3 गुना होने के बाद पेशेंस ले रहा है। आपको अगर नहीं अंदाज़ा है तो 300 रुपये का इशू प्राइस था, वो 1400 तक गया, वहाँ से टूट के यहाँ पर भाव आप देख रहे हैं। सो ऑलरेडी ये अच्छा पेशेंस इसलिए ले रहा है कि अच्छी गेन भी दे चुका है। टाटा टेक भी वो 600, 650, 700 रुपये के आसपास का इशू प्राइस था, 1400 गया, वहाँ से टूट के 1000 आया है। एंड इंडीजीन भी इशू प्राइस के नीचे है, इंडीजीन लिस्टिंग प्राइस के नीचे, सॉरी इशू प्राइस के नहीं। तो इंडीजीन में फिर भी एक बार पोटेंशियल है कि जल्दी घूम सकता है, बट यहाँ अभी लिस्टिंग हुई है, अर्निंग सो फार तो ठीक है, कंपनी तीनों अच्छी हैं, तो आप टाइम दे सकते हो तो बने रहो। शायद पहले अपमूव इंडीजीन में मिले, उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड, देन टाटा टेक। टाटा टेक में भी पेशेंस बहुत लगेगा, सो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो, बट दीज 3 स्टॉक्स नीड पेशेंस, गुड स्टॉक बट नीड पेशेंस। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और हेलो सर, बैंक ऑफ इंडिया एंड केनरा बैंक एट CMP, गुड टू बाय? आई थिंक केनरा इज बेटर, इंडियन बैंक इज बेटर, ये दो नाम ज़्यादा बेटर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के कंपैरिजन में। बैंक ऑफ बड़ौदा से तो PNB हो सकता है फिर भी एक बार को, लेकिन सेफेस्ट बेट में आपको इंडियन बैंक दिखेगा, जिसकी वैल्यू सबसे बेटर है अमंग ऑल PSU बैंक्स, और केनरा बैंक सेकंड नंबर पे, इसको भी आप देख सकते हो। तो ये दो नाम फिर भी बेटर लग रहे हैं वैल्यू वाइज एटलीस्ट। सर प्लीज सजेस्ट ऑन कॉन्ट्रा बाय बेट्स इन फार्मा एंड FMCG। कॉन्ट्रा बाय में एल्केम लैब, हर रोज बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ। एल्केम लैब आप देख सकते हो, डीवीस लैब आप देख सकते हो, डॉक्टर रेड्डीज आप देख सकते हो, अभी भी ये तीनों में बहुत पोटेंशियल बाकी है फार्मा में। देन FMCG में तो पूरा FMCG खुला पड़ा है, आप कहीं भी उठा लो, चाहे आप HUL देख लो, ITC देख लो, इवन मिसेस बेक्टर, ये एक बढ़िया नाम हो सकता है, थोड़ा वैल्यू महंगा ज़रूर है लेकिन वो फंड रेजिंग आ रही है इसमें। बाकी यूनाइटेड स्पिरिट्स, अब वो आप फिर बोलोगे कब से बोलते आ रहे हो आप। सो ऑलरेडी ये सब अच्छे नाम ही हैं, डाबर, दीज आर गुड कंपनीज, बट FMCG से बेटर फार्मा है। फार्मा और IT का कॉम्बिनेशन चाहिए तो इंडीजीन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, IT सर्विसेज प्रोवाइड कराता है फार्मा कंपनियों को। सो ये दोनों कॉन्ट्राबेट हो सकते हैं, 3-4 कॉन्ट्राबेट हैं जिनको आप देख सकते हो, बट सीम्स एल्केम लैब इज़ अ बेटर बेट। आप मतलब पता नहीं आप लोगों को कितना कन्विक्शन है, लेकिन इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर माजगांव, कोचिन, भारत डायनामिक्स, गार्डन रीच, एनी वन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। मलिक साहब 5 साल पहले पूछा होता तो बात अलग होती, अब 5 साल के लिए अब क्या बोलूँ, जब शेयर ऑलरेडी मतलब 500%, इवन 1000% चल चुके अपने लोअर लेवल से। इस तरह की तेज़ी के बाद आप किसी भी डिफेंस कंपनी में जाना चाह रहे हो तो अब वो यहाँ से कितना और चलेंगे मुझे आइडिया नहीं है। मतलब आप ऐसे समझिए कि बहुत बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है मेरी। अगर मान लीजिए मैंने भी शेयर लिए होते PSU के, तो किसी फाइन डे तो मेरा ही मन करता है कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्योंकि ये प्रॉफिट बढ़ने का सिलसिला तो परपेचुअल है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, आजीवन बढ़ता ही रहे। हम तो चाहते हैं हमारा पोर्टफोलियो हमेशा बढ़ता ही रहे, कभी तो प्रॉफिट बुक भी करेंगे ना।
लाइक वो सरकार भी कभी ना कभी तो सोचेगी प्रॉफिट बुक करने की, इतना तो उनको भी आइडिया है ही ना, हमसे ज़्यादा ही जानती हैं वो लोग, कंपनियां चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। सो एटलीस्ट वो प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही। अब वो प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे, उनके पास 2 या 3 ही तरीके हैं। या तो OFS लाएंगे, स्टेक सेल करेंगे कैसे भी करके, OFS के थ्रू, बायबैक के थ्रू, या डिविडेंड लेंगे। डिविडेंड के लिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब BHEL में प्रॉफिट ही नहीं है, MMTC लॉस में, रेवेन्यू ही नहीं है MMTC का, तो रेवेन्यू तो प्रॉफिट तो छोड़िए, STC का रेवेन्यू नहीं है, या MMTC का रेवेन्यू है तो STC का रेवेन्यू नहीं है। MMTC तो ऑपरेटिंग घाटे में, HMT ऑपरेटिंग घाटे में, IFCI का प्रॉफिट नहीं है, लेकिन वो शेयर फिर भी चल रहे हैं, तो डिविडेंड तो दे नहीं सकते। डिविडेंड देने के लिए आएंगे यही सब कैश काउज है कि IOC, BPCL, HPCL, OMCs एंड OIL इंडिया, ONGC ऐसी कंपनी। बाकी बचते हैं स्टेक सेल, जहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी आई है वहाँ स्टेक सेल भी होना चाहिए, तो ज़बरदस्त तेजी आई है HL में, BEL में, IRFC में, RVNL में, IREDA में। जहाँ 75 से ऊपर होल्डिंग है वहाँ तो वैसे ही बेचने की तैयारी होगी कभी ना कभी। चलिए LIC को साइड छोड़ देते हैं, ये वो बहुत बड़ा स्टेक है उसका, लेकिन IREDA में, IRFC में ऑलरेडी 75% से ऊपर होल्डिंग है, यहाँ तो कभी ना कभी स्टेक बिकेगा ही। सो आइडियली ये सिचुएशन अगर क्रिएट होती है डिस्काउंट पे होगा, वरना कोई बाजार से नहीं ले लेगा, इससे क्यों लिया जाएगा। सो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स तो हैं यहाँ पर, लेकिन 5 साल के हिसाब से अगर आप रिस्क अवॉइड खेलना चाहते हैं तो किसी डिफेंस फंड का म्यूचुअल फंड खुला हुआ है, मोतीलाल ओसवाल का या HDFC का, इनके साथ चले जाइए, फिर भी सेफ रहेंगे। एटलीस्ट कभी गिरावट आएगी तो डाइवर्सिफाई करके अपने आप को बचा लेंगे। सो मतलब आई एम नॉट वेरी पेसिमिस्ट अबाउट डिफेंस, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अर्निंग सपोर्टिव है जहाँ जहाँ पर, वहाँ आप एंटर कर सकते हो। जैसे मिधानी है, अर्निंग सपोर्टिव है। जैसे कोचिन शिपयार्ड की अर्निंग सपोर्टिव है, कोचिन शिपयार्ड में इनफैक्ट एक बड़ा गेम चेंजर और भी आ सकता है। सो कोचिन इज अ गुड बेट, जिनको आप 5 साल के लिए देख सकते हो। HCL एक्सॉर्बिटेंट चला हुआ है, सो बोनस के बाद इतना शेयर चल जाना तो थोड़ा इसलिए एक बार को स्केप्टिकल लगता है, लेकिन हाँ नीचे मिले तो आप जरूर इनमें एंटर कर जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर। ओके, चलिए अब इतने ही सवालों शामिल करूंगा, माफी उन सभी लोगों से। आस्क ऑटोमोटिव बने रहो, मोदी साहब बढ़िया कंपनी है, यू कैन गिव सम टाइम। अच्छे नंबर्स थे लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर के थोड़े वीक थे, लेकिन इससे पहले क्वार्टर के अच्छे नंबर थे, आप बने रह सकते हो। अच्छी कंपनी, डेट फ्री कंपनी है, एंड माइट सी अ गुड नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को मुंबई से, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग जरूर ले लें, और CNBC के आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना फीडबैक देख सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, सवाल ही पूछ सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान अदरवाइज। चलिए फिलहाल अब इतना ही, बाकी बाद में बात करते हैं। और इन सभी को, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेल्थ इज योर ओनली वेल्थ, इसको कभी मत भूलिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।